बोल रहा हूँ। चलिए, जय हिंद साथियों। मैं चाणक्य सर अपने सभी भावी शिक्षकों का एक्सट्रीम की ऑनलाइन क्लास में एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं और इस्तकबाल करता हूं। और आप सभी जानते हैं कि रात्रि के 9:30 बज चुके हैं, तो जल्दी से आ जाइए दोस्त। सब कुछ छोड़ दीजिए, कुछ पलों के लिए आप भूल जाइए, यानी आप जो है समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जल्दी से आ जाइए। रविंद्र जी, श्रद्धा जी और मेरे और प्यारे दोस्तों का जो है मैं एक बार आपके अपने चाणक्य सर, आपकी अपनी संस्था एक्सट्रीम की ऑनलाइन क्लास में जोरदार तरीके से वेलकम करता हूं। अगर आप सभी को मेरी बातें जब तक पहुंच रही है, अगर आपके पास पहुंच रही है, तो आप यस का साथियों जरूर जवाब दे। और एक बार जितने भी मुझे सुन पा रहे, सोनू जी, अतुल जी, रविंद्र जी, जल्दी से साथियों सभी से निवेदन है कि आप झमाझम शेयर को सेशन करिए, सेशन को शेयर कर दीजिए बिल्कुल जोरदार तरीके से। और मैं आप स्टेटस भी लगा सकते हैं। आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूं और वो भी ईमानदारी से, तो आप सभी एक लाइक बटन दबाना न भूले और साथ साथ क्लास को स्टेटस, फेसबुक, सोशल मीडिया जहां जितने भी है, क्योंकि आप शेयर करिए, आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। और ये आपका शेयर, आपकी व्यूज मुझे मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। चलिए, सभी दोस्तों का अभिनंदन करता हूं और आता हूं आज के सेशन का पहला प्रश्न देखता हूं। विल्सन जी, रीना जी, और कुछ पलों के लिए रुक जाता हूं, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं और देखता हूं कि आज का पहला प्रश्न क्या होने वाला है। चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और मेरे प्यारे सभी साथियों जल्दी से एक बार आ जाइए, क्योंकि आपके अपने चाणक्य सर आपके सामने लाइव आ चुके हैं। और जल्दी से देखिए, जैसा कि पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सुप्रिया जी गुड इवनिंग, नीलम जी गुड इवनिंग, रूपा जी जय माता दी। और आगे बढ़ते हैं, जल्दी से देखते हैं जो है, थोड़ी देर के लिए कमेंट पे हम रुकते हैं और आगे विचार करते हैं। पहला प्रश्न, समेकित बाल विकास योजना किससे जुड़ा है, किससे संबंधित है? क्या जवाब आपका ऑप्शन ए बनेगा, क्या जवाब आपका ऑप्शन बी बनेगा, और क्या आप सी के साथ जाना पसंद करेंगे, और क्या आपका जवाब डी रहेगा? जल्दी से बताइए। अतुल जी, श्रद्धा जी, विल्सन जी, सभी का जवाब आ चुका है और आपने सभी ने बेहतरीन जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, जरा सुनिएगा और समझिएगा, बिल्कुल इसे नोट भी करिएगा। इसका एक अन्य नाम है जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ICDS कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? ICDS कहा जाता है। इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कहते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, एक गांव में आंगनबाड़ी केंद्र होता है। कौन सा केंद्र होता है? आंगनबाड़ी केंद्र होता है, जिसमें आशा कार्यकर्ता कार्य करती हैं। वो गर्भवती जो महिलाएं होती है, उनको लिए क्या होती है भैया? विटामिन की गोलियां, तरह तरह की चीजें क्या होती है, पोषण के लिए व्यवस्था कराती है। साथ साथ में जो 0 से 6 वर्ष का बच्चा है, उसके लिए स्वास्थ्य के लिए भी पोषण आहार की व्यवस्था कराई जाती है। बिल्कुल। और यह किसके थ्रू होता है? तो ICDS के थ्रू होता है। और यह योजना कब लागू हुई थी साथियों? जरा सुनिएगा। यह योजना जो लागू हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को। जी हाँ, आपने सही सुना, 2 अक्टूबर 1975 को। मैं स्क्रीन से
मिनट जाता हूं, आप सभी स्क्रीनशॉट लेना जरूर, स्क्रीनशॉट लेना न भूलिएगा साथियों। ICDS कब लागू हुआ, कब आपके कार में आया, तो इसका जवाब क्या रहने वाला है, 2 अक्टूबर 1975 होने वाला है। और आप संख्या बल को थोड़ी सी आप जोर लगा दीजिए, आपका एक कदम जोर, एक कदम आपका, मैं आपके साथ 10 कदम चलूंगा। और आगे आते हैं साथियों, देखते हैं जल्दी से। तो पहला का जवाब सी हो गया। प्रतीक जी नमस्ते, प्रतीक जी नमस्ते, शिवम जी जय हो, बिल्कुल। और आगे आते दोस्त, बढ़ते दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते और देखता है दूसरा प्रश्न क्या जवाब लेना है। चलिए साथियों, सेकंड प्रश्न की तरफ आते हैं और जल्दी से आ जाइएगा, आप सभी जल्दी से सेकंड प्रश्न पे आइएगा। और दूसरा प्रश्न आपसे क्या जानना चाहता है, क्या आपके जो मानसिक क्षमता है उसके बारे में टटोलना चाहता है, और आप सभी जवाब दे। मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करने वाला हूं। और साथ साथ में मैं आज बहुत खुश हूं। इस खुशी का कारण, क्योंकि जो कल की क्लास में आप सबने जो प्यार दिया है, देखा है, आप देखेंगे पहली बार जो है मेरी पहली वीडियो को जो आपने, यानी जो कल की एपिसोड नंबर 3 पे जो आप सभी ने प्यार दिया है साथियों, यानी आपसे मैं ये बताऊं तो पहले बार मेरे व्यूज 1000 में गए हैं, के में गया है। तो इसके लिए सभी हमारे शिक्षक साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जल्दी से दुर्गावती जी गुड इवनिंग, और देखता हूं क्या है, क्या जवाब आपका है। चलिए जल्दी से, स्प्रेंजर ने व्यक्ति के सामाजिक कार्यों और स्थिति के आधार पे व्यक्तित्व को कितने प्रकार बताए हैं, स्प्रेंजर की बात कर रहा है। तो जल्दी से आप सबका जवाब क्या रहेगा, क्या 4 जवाब होगा, क्या 5 जवाब रहने वाला है, क्या 6 जवाब होगा, और क्या जवाब 7 होगा। मुझे पता है साथियों कि आपने यूपी टेट के एग्जाम में, यूपी टेट के क्लास में आपने व्यक्तित्व नामक चैप्टर पढ़ा होगा, और व्यक्तित्व का वर्गीकरण भी आपने जरूर सुना होगा, आपको याद भी होगा। देखते श्रद्धा जी का जवाब आया है, रूपा जी का जवाब आ चुका है। चलिए से मैं बताता हूं 2 मिनट के लिए, अब सुनिएगा, बस आपका कमेंट पे ब्रेक दे रहा हूं और सुनिएगा। जवाब आपका रहने वाला है 6। जवाब क्या रहने वाला है, 6 रहने वाला है। जी सूरज जी आपका नमस्कार है, चलिए वेलकम है। और जवाब आपका 6 रहने वाला है। इनकी एक बुक्स है और उस बुक का नाम है टाइप्स ऑफ मैन। क्या नाम है भैया, टाइप्स ऑफ मैन नाम है। और इसने इस बुक में व्यक्तित्व को 6 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है साथियों, तो 6 वर्गों में बांटा है। पहला, मूल्यों के आधार पे, वो 6 वर्ग कौन कौन से मैं आपके सामने लिखूंगा। पहला है सामाजिक मूल्य, यानी सामाजिकता के आधार पे। दूसरा है इनका वर्गीकरण सैद्धांतिक, तो याद रखिएगा ये भी। और तीसरा इन्होंने जो दिया वो दिया आर्थिक दिया, यानी आर्थिक मूल्य वालों की बात करते हैं। और चौथा इन्होंने दिया वो धार्मिक है। और 5वां जो इनका है वो है क्या है आपका कलात्मक है। और जो है ठीक है, सामाजिक, सैद्धांतिक, आर्थिक, और हम क्या बोलते हैं राजनीतिक। लास्ट वाला जो है क्या है आपका राजनीतिक है। तो याद रखिएगा, आप जो राजनेता होते हैं तो कुल वर्गीकरण इनका कितना रहेगा, 6 रहेगा। बिल्कुल एक बार शेयर करिए और आपकी संख्या कल की तरह बिल्कुल मेंटेन करिए, तो मैं भी अपनी जो है बिल्कुल जी जान लगा दूंगा आप सभी के लिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है, जवाब क्या रहेगा, 6 रहने वाला है, यानी जवाब आपका सी रहेगा। आप नोट भी करेंगे, स्प्रेंजर की एक पुस्तक है जिसका नाम ही क्या है, शीर्षक क्या है, टाइप्स ऑफ मैन, यानी व्यक्ति का वर्गीकरण है। और इन्होंने मूल्यों के आधार पे, ठीक है, सामाजिक कार्यों के आधार पे 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। कौन कौन से मूल्य है वो, तो सामाजिक होता है, वो
सैद्धांतिक होता है, आर्थिक और धार्मिक, राजनीतिक और कलात्मक होता है। जी हाँ साथियों, तो नोट करिएगा बिल्कुल। अंजनी जी गुड इवनिंग, और एक बार आप सभी जोर बता लगा दीजिए। चलिए आ जाइए तीसरे प्रश्न की तरफ, और तीसरे प्रश्न का मैं कमेंट लूंगा। चलिए जल्दी से। जी, टाइप्स ऑफ मैन, बिल्कुल टाइप्स ऑफ मैन स्प्रिंजर की पुस्तक है। जी हाँ साथियों, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या जवाब रहने वाला है। चलिए जल्दी से बताइए। और एक बार आप सभी, मुझे पता है कि आप सबके जो है खाना बनाने का टाइम होता है, लेकिन क्या करें दोस्त, क्योंकि समय का अभाव है और काम ज्यादा है। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए, मैकडूगल के अनुसार कल्पना क्या होती है, कल्पना कितने प्रकार की होती है मैकडूगल के अनुसार, और मैकडूगल से सभी दोस्त परिचित होंगे। जी, अंजनी जी, मोनिका जी, विल्सन जी का बेहतरीन जवाब है, और आप सबने सही ऑप्शन का चुनाव किया है, और वो चुनाव आपका बिल्कुल 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 सही है। और आगे साथियों जवाब आपका रहेगा कि मैकडूगल ने 2 प्रकार की कल्पना बताई थी। आपको याद होगा, आप कल्पना भी करते होंगे, आप सभी एहसास करते होंगे, क्या वो समय रहेगा जब आपके अकाउंट में 46,500 रुपया आपको मिलेगा। जरा सोचिए, उस पे आप कल्पना करते होंगे कि हमारे पास पैसा जैसे आएगा तो मैं ये खर्च करूंगा, यहाँ शॉपिंग करने जाऊंगा। ये सारी चीजें क्या है, कल्पना है दोस्त। कल्पना 2 प्रकार की होती है। जी हाँ, एक होती है पुनरुत्पादक और दूसरा होता है उत्पादक। किसके अकॉर्डिंग, तो आपके मैकडूगल के अकॉर्डिंग। तो जवाब आपका सी होने वाला है, आपके सी फॉर चाणक्य सर होंगे। चलिए, आप आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जल्दी से एक बार आ जाइए आप सभी, चौथे प्रश्न की तरफ आइए, चौथे प्रश्न की तरफ आइए। मैथ्स को देखना छोड़ो दोस्त, क्लास लो अपने चाणक्य सर की। सोनू जी का ये बेहतरीन सा जो है कमेंट आया है, बिल्कुल। और आगे देखते हैं, पांचवें प्रश्न की तरफ, सॉरी चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और आइए चौथे प्रश्न का जवाब आप सभी दीजिए। चलिए, विंता के नियम का प्रतिपादन किसने किया। जी हाँ साथियों, विंता का नियम का प्रतिपादन किसने किया, जनक किसने है, जल्दी से बताइए। कमेश जी, बिल्कुल आइए जल्दी से आप सभी का। शिवांगी जी, बिल्कुल आपको नमस्ते। चलिए आगे बताइए, हमारा जवाब ने श्रद्धा जी का जवाब। जल्दी से आप सभी कमेंट टाइप करिए, नमस्ते होता रहेगा। और आप सभी को मैं बता देता हूं कि पर डे यानी रात्रि 9:30 बजे मैं आपको लाइव यानी डिजिटल दुनिया के माध्यम से आपके सामने जुड़ता हूं। तो आप इस पल को न भूलिए, आप जुड़िए। हाय हेलो होता रहेगा दोस्त। सभी शिक्षक जल्दी से जवाब दीजिए। अंजनी जी ने डी कहा है, जबकि मैं बता देता हूं कि चौथे का जवाब क्या रहेगा, ए होगा साथियों। चौथे का जवाब ए होगा। और विंता का नियम का प्रयोग डार्विन और लेमार्क था। डार्विन की एक पुस्तक थी ओरिजिन द स्पीशीज, यानी 1859 में प्रकाशित हुई थी। इनकी जो है पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज। एक सेकेंड, 1859 में ओरिजिन द स्पेसिस की बात करते हैं। यानी तो आप समझिएगा दोस्त, लेमार्क का भी आप जानते होंगे, प्रयोग सुने भी होंगे। तो जवाब आपका क्या रहेगा, ए रहेगा साथियों। और जबकि बीजमैन को आपने जाना है, ये भी आपके जो है वंशानुक्रम चैप्टर से आते हैं, लेकिन ये जो है बताए थे बीज कोश के निरंतरता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। भिन्नता का सिद्धांत किसने दिया, तो आपका जवाब डार्विन और तथा लेमार्क होने वाला है। जबकि आपने बीजमैन के साथ जिन साथियों ने गया था, मैं उनका जवाब देना चाहूंगा कि बीजमैन बीज कोश के निरंतरता का सिद्धांत दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। चलिए मैं आपको बता दें,
द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस, चलिए हो ओरिजिन ऑफ स्पेसिस हो सकता है। चलिए आगे आइए साथियों, चलिए बढ़ते हैं। तो आपका जवाब ए रहने वाला है। जल्दी से एक बार आगे बढ़ते हैं और आ जाइए आप सभी पांचवें प्रश्न की तरफ। आज के सुनहरे प्रश्न के सफर में पांचवा प्रश्न आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है और आपका जवाब लेना चाह रहा है कि आप सभी किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, किस ऑप्शन पे आपका जो होगा प्यार गिरेगा, आपका प्यार बरसेगा। क्या ऑप्शन वो ए होने वाला है, क्या ऑप्शन बी होने वाला है, क्या ऑप्शन सी होने वाला है, क्या ऑप्शन डी को आप लॉक करेंगे। तो आइए देखते हैं पांचवें प्रश्न क्या कह रहा है। किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने का ही मोटिवेशंस कहते हैं। यह विचार, यह आइडिया किसकी है? मोनिका जी ने अपना कमेंट टाइप भी कर दिया है। अंकिता जी, श्रद्धा जी, जी हाँ साथियों, मैंने इस कार्य को क्या किया है, आरंभ किया है, 3 दिनों से लगातार जारी भी रखा हूं, लेकिन इसको नियमित बनाने का काम कौन करेगा दोस्त? तो आपका कनेक्टिविटी ही नियमित बनाएगा मुझे। और जब नियमित मैं बनूंगा, मैं जैसे कि डेली आपसे कहता हूं कि मुझे आप सभी प्रेरित करते हैं, यानी कार्य को नियमित बनाने के लिए प्रेरित होना जरूरी है। कार्य को आरंभ करना बड़ी बात नहीं होती है, कार्य को आरंभ करिए, जारी रखें और नियमित रूप से करते रहे, उसके लिए प्रेरित होना आवश्यक है। और यह आइडिया जिस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, उसका नाम जो रहने वाला है दोस्तों, डी रहने वाला है, यानी गुड होने वाला है। तो याद रखिएगा आपके डी अनुसार होंगे। आई होप कि आप इस प्रश्न का मतलब भी समझ गए होंगे कि यह विचार किसने दिया था, तो गुड ने दिया था। तो जवाब क्या रहेगा साथियों? डी फॉर धनुषर होंगे। और एक बार आप सभी बिल्कुल स्टेटस लगाइए, आपको जो है सेशन पसंद आती है तो लाइक बटन पे भी दबाना ना भूले। और मैं चलिए आगे बढ़ते हैं, छठे प्रश्न की तरफ आते हैं। जल्दी से छठे प्रश्न की तरफ आते हैं। जी हाँ, छठा प्रश्न की आते हैं और एक बार आप सभी की नजरें जो है छठे प्रश्न पे टिकी होनी चाहिए। आइए छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से आप सभी छठे प्रश्न को देखिए। चलिए रूबी जी, आपको नमस्ते। आइए जल्दी से देखते हैं। चलिए छठा प्रश्न क्या 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 जवाब रहने वाला है। छठा प्रश्न, चलिए छठा प्रश्न क्या जवाब रहने वाला है। आइए आशीष जी, बिल्कुल थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते भैया, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। जल्दी से छठे प्रश्न का आप सभी जवाब दे। छठे प्रश्न का आप सभी जवाब दे, क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है? छठा प्रश्न जवाब दीजिए। चलिए जल्दी से, जब आपका पूर्व ज्ञान या पहले का कोई अनुभव है या प्रशिक्षण है, जब नए प्रकार के सीखने में सहायता देता है, तो उसे आप कौन सा अधिगम का स्थानांतरण नाम देने वाले हैं? जैसे आइए दोस्त, मैं समझाने का प्रयास करता हूं। हाँ, हमारे सभी शिक्षक बंधुओं को मुझे पता है कि आप सभी ने यूपी टेट एग्जाम में जोरदार मेहनत किया था और उसी का जो रिजल्ट है, जो आप सब का जवाब आ रहा है, तो आप समझिए। और आप अभी सुपर टेट में आने वाले हैं, आ भी चुके हैं। तो जरा समझिए साथियों, क्या आपका यानी यूपी टेट में जो आपने पढ़ा, क्या आज सुपर एग्जाम में आपका समर्थन नहीं कर रहा है? तो आपका जवाब यस होगा। और इसी को हम लोग अधिगम का कौन सा स्थानांतरण कहते हैं, यानी तो सकारात्मक स्थानांतरण का नाम देते हैं। जी हाँ साथियों, सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। आप समझ भी गए होंगे, यानी पहले में यानी अतीत में आपने जो कुछ भी सीखा है और वर्तमान में आप नया कुछ सीख रहे हैं, अतीत वाला ज्ञान आपके वर्तमान ज्ञान में आपको मदद कर रहा है, सहायता दे रहा है। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जी हाँ साथियों, सकारात्मक कहते हैं। जबकि अगर वही अपोज करता है तो उसे नकारात्मक नाम देते हैं। जी हाँ, नकारात्मक नाम देते हैं, यानी किसी प्रकार का जब वो अपोज करता है तो नकारात्मक
नाम देते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और आज आइए आप सभी कल की तरह जो है, कल की तरह जो है आप सभी एक बार जोर लगा दीजिए। जी हाँ, क्योंकि बिल्कुल सेशन जो है बेहतरीन होने वाली है। आइए चलिए बताइए क्या होने वाला है, चलिए जल्दी से सीके वाई नमस्कार, बिल्कुल नमस्ते हैं, चलते से आइए 7वें प्रश्न का विचार करते हैं। 7वां प्रश्न आपसे क्या बेहतरीन प्रश्न है, जो आपसे क्या जानना चाह रहा है। स्मृति स्तर के शिक्षण के प्रतिमान के जनक कौन है? क्या जवाब आपका जॉन एफ हर्बर्ट होगा? क्या जवाब आपका एच सी मॉरिसन होने वाला है? क्या जवाब आपका नेड ए फ्लेंडर्स होने वाला है? और क्या जवाब आपका हेनरी फेयोल होने वाला है? जल्दी से सभी शिक्षक फ्रेंड को ये प्रश्न पता होगा, लेकिन आपको जाना नहीं है, क्योंकि आपके 20 प्रश्नों के सीरीज में 5 ऐसे प्रश्न जो मिलते हैं, 5 ऐसे प्रश्न जो आते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल नए होते हैं, और उनका कहीं ना कहीं वो 5 प्रश्न आपको टारगेट ये स्टेट के हिसाब से होता है। मैं उसमें सबमिट करता हूं क्योंकि आपके लिए वो फायदेमंद हो, यानी आपके लिए बिल्कुल वो दवा की काम करे। आइए साथियों देखते हैं आपका जवाब बिल्कुल क्या जवाब रहने वाला है। जी, आप सभी ने जवाब सही दिया है, लेकिन कुछ मेरे शिक्षक फ्रेंड्स जो है जिनका जवाब थोड़ी सी वेरिएशन कर चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। आप समझिएगा शिक्षण के 3 स्तर बताए गए हैं, शिक्षण के 3 स्तर बताए गए हैं, 3 स्तर बताए गए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर है आपका स्मृति स्तर, नंबर 1 पर है आपका स्मृति स्तर, और नंबर 2 पर है आपका बोध स्तर, नंबर 2 पर है आपका बोध स्तर, और नंबर 3 पर है नंबर 3 पर है आपका चिंतन स्तर, नंबर 3 पर है आपका चिंतन स्तर। और इनके जो जनक है, इनके जनक जो है हर्बर्ट महोदय है। आप सभी समझ गए होंगे हर्बर्ट महोदय, इनके जनक जो है मॉरिसन है, इनके जनक जो है मॉरिसन है। और इनके जनक जो है हम किसे दे दें तो वुंट को किसको, एक सेकंड, सॉरी, चलिए एक सेकंड, मिनट क्या लिखते लिखते कोई बात नहीं जी। चलिए समझाने का प्रयास करते हैं तो आप सभी समझ गए होंगे, यानी आपका जो है स्मृति स्तर आपको रटने पे जोर देता है, जबकि आपका जो है बोध स्तर जो होता है आपके समझ पे जोर देता है, आपको समझाने का प्रयास किया जाता है। जब आप समझ जाते होंगे, और इस परिस्थिति से, ऐसे प्रोसेस से आप भी गुजरे हैं, मैं भी गुजरा हूं। जरा सोचिए जब आप प्रारंभिक स्तर की शिक्षा ले रहे थे, यानी आप सोचिएगा 1 to 5 की जब आप पढ़ रहे थे, यानी उस क्लास के दौरान होंगे तो आपके जो शिक्षक रहे होंगे, आपके जो गुरुजी होंगे, आपको क्या होंगे पहाड़ा याद कराते होंगे और बोलते होंगे कि भैया 2 एकम 2 बोलो, 2 दूनी 4 बोलो। ये कैसे होता है इस पे बात नहीं जोर देते, वो केवल रटने पे जोर देते थे। जैसे आप मिडिल क्लास में गए, या 6 to 10 में गए, यानी 6 to 10 तक गए, यानी जब आप उच्च स्तर के जब आपने एजुकेशन लिया तो उसमें आपको समझाने का प्रयास किया जाता है, यानी समझ की बात करता है, बोध स्तर की बात करता है। और इसके मॉरिसन थे, जबकि आपके चिंतन स्तर हाईएस्ट स्तर होता है शिक्षण का, और इसकी बात कौन करता है तो आपके विंग महोदय करते हैं, जो कि जी बिल्कुल सर जी आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है सर, कंप्यूटर का भी क्यों क्वेश्चन कराया करिए। जी पुष्पलता जी लेके आऊंगा, वो भी एपिसोड लेके आऊंगा, लेकिन आप सभी इसमें अपना प्यार बरसाते रहिए, तभी लेके आऊंगा, क्योंकि आपके लिए मैं साथ हूं, तो मैं आपका भी दायित्व बनता है कि आप सभी भी मेरे साथ बने रहिए। तो आपका जवाब आपका रहने वाला है हर्बर्ट रहने वाला है। जी हाँ साथियों, हर्बर्ट होने वाला है। जल्दी से आगे आते हैं, आगे आते हैं। चलिए
8वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। 8वें नंबर प्रश्न को देखिए आप सभी, क्या कह रहा है आपसे, जल्दी से बताइए आप सभी, जल्दी से बताइए आप सभी। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित कौन है? जी हाँ, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से कौन जुड़ा है? वो कौन सा मनोवैज्ञानिक है जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की बात करता है, अधिगम में बात करता है? तो जी हाँ, आप सभी जवाब दें जल्दी से। और मुझे लग रहा है कि चलिए, मुझे लग रहा है कि आप सभी आओ सनम जाओ सनम वाला किस्सा न करिए दोस्त, क्योंकि आगे अभी बता रहा हूं, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अब तो स्टार्ट हो रहा है। धीरे धीरे चीजें क्या हो रही है, उस तरफ जा रही है जहां पे आपको पहुंचना है। तो आप सभी बस जल्दी से बताइए क्या जवाब रहने वाला है। ज्योति जी, सोनू जी, सबका जवाब लगभग सेम है और आप सबने सही जवाब दिया है। और इसका जवाब रहेगा पावलाव में रहेगा। इनको जो है आपको पता होना चाहिए कि 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आपको पता होना चाहिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था साथियों? तो 1904 में दिया गया था। थर्नडाइक को आप जानते हैं, जो SR थ्योरी की बात करते हैं, SR सिद्धांत की बात करते हैं। स्किनर को आप जानते ही RS थ्योरी की बात करते हैं। कोहलर को आप जानते हैं, सूझ का सिद्धांत की बात करते हैं। जी साथियों, सूझ का सिद्धांत की बात करते हैं, आप सभी जानते होंगे। तो आपका जवाब डी रहने वाला है। जल्दी से, जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए आप सभी, एक बार जल्दी से जोर लगा दीजिए, आप घंटी बजा दीजिए कि मैं चाणक्य सर के साथ हूं। जल्दी से, क्योंकि आपकी जोरदार जो है वेलकम ही मुझे मोटिवेट करता है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, और देखिए मैंने कहा था कि हर 20 प्रश्नों में 5 ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि सुपर टेट के लिए बिल्कुल होता है, जो कि आपके लिए नया होता है। और वो प्रश्न नंबर आपका क्या है? 9वां है। जल्दी से जवाब दीजिए। 9th नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछना चाह रहा है? सर्व शिक्षा अभियान योजना की शुरुआत कब हुई थी? जी हाँ साथियों, सर्व शिक्षा अभियान योजना की शुरुआत कब हुई थी? क्या जवाब वर्ष 2000 होगा? क्या जवाब वर्ष 2002 होने वाला है? और क्या जवाब वर्ष 2001 होने वाला है? और क्या जवाब वर्ष 2005 होने वाला है? और मैं जैसा कि देख रहा हूं, चलिए साथियों, आप सबका जो जवाब है, आप सबका जो प्यार है, देख रहा हूं कि आ चुका है। लेकिन जरा गौर करके सुनिएगा। 1 मिनट में आपके कमेंट से दूर जा रहा हूं और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपने एक स्लोगन सुना होगा, सब पढ़े, सब पढ़े और सब बढ़े। आपने सुना होगा साथियों, सब बढ़े। और यह स्लोगन की बात करता है, यानी इस योजना का काम ही क्या था कि वर्ष 2005 तक जो भी बच्चे विद्यालय से नहीं जुड़ रहे हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यानी स्कूल से जोड़ा जाए, स्कूल में नामांकन किया जाए। जो छूट जा रहे हैं, जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उनका काम यही था। तो याद रखिएगा, यह कब आपकी शुरुआत हुई? तो वर्ष 2000 में होने वाला है। क्या जवाब रहने वाला है? वर्ष 2000 होने वाला है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। जी हाँ साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। और इसी सर्व शिक्षा अभियान का संशोधित रूप जो है RTE 2009 है। जी हाँ, RTE 2009 है। तो आपका जवाब वर्ष 2000 होने वाला है। जी हाँ, और उस समय याद रखिएगा, सब पढ़े और सब बढ़े, यह स्लोगन भी आपने सुना होगा। आप जाते हैं तो लिखा रहता है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आपको निःशुल्क किताबें मिलती है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो ये आप जानते होंगे, मैं भी जानता हूं। जी हाँ, चलिए, और आपका जवाब बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिएगा। और आगे बढ़ता हूं, आ जाइए आप सभी एक बार 10वें प्रश्न की तरफ आ जाइए। 10वें प्रश्न की तरफ आ जाइए जल्दी से आप सभी। मैंने बताया था 10वां प्रश्न, देखिए जल्दी से बताइए क्या जवाब रहेगा, जल्दी से
देखिए आप इसमें करेक्शन कर लीजिए भैया, ये लाइनें गलत है, ये लाइनें गलत है, यानी आपका प्रश्न यहां से, और ये प्रश्न क्या है, 10 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुई। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुई। क्या आपका जवाब 25 जुलाई 1972 होगा, और क्या आपका जवाब 1 जनवरी 1972 होने वाला है। क्या हमारे साथियों का जवाब 26 जुलाई 1972 होने वाला है, और क्या जवाब 15 अगस्त 1972 आने वाला है। आज लगता है मेरे शिक्षक फ्रेंड कल ज्यादा ही कुछ प्यार दे दिए कि आज जो है जुड़े नहीं है। इस बात को मुझे तकलीफ है, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी जो है श्रद्धा जी बिल्कुल लागू हुआ था 1 अप्रैल 2001 में जी। चलिए आगे नोट करिएगा, 10वें नंबर प्रश्न पे आइएगा, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुई। जी हाँ, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू हुई, तो इसके आप जानते हैं इसका जवाब बनेगा 25 जुलाई 1972 बनेगा, 25 जुलाई 1972 बनेगा। और इस अधिनियम के 2 काम थे, एक काम आपका प्रबंधन स्तर पे था, एक काम आपका प्रबंधन स्तर पे था यानी मैनेजमेंटिंग को लेकर के था, यानी विद्यालय की गुणवत्ता कैसे सुधार की जाए इस पे काम था। और दूसरा काम क्या था, अकादमिक स्तर पे था, अकादमिक के लिए था। तो आप सभी जानते होंगे और आपको पता होगा कि राज्य स्तर पर यही अधिनियम राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान खोलने की बात करता है, जिसे आप सीमेट कहते हैं, जिसे आप सीमेट कहते हैं। आपने सुना होगा जिला स्तर पर, जिला स्तर पर जिला प्रशिक्षण संस्थान खोलने की बात करता है, जिसे आप डायट नाम देते हैं, आप डायट नाम देते हैं। और इसी अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम के तहत ब्लॉक स्तर पर आप बीआरसी का गठन करते हैं। किसका करते हैं भैया, बीआरसी का गठन करते हैं। और इसी अधिनियम के अंतर्गत जरा सुनिएगा, समझिएगा, नोट भी करिएगा, क्योंकि मैं भी जानता हूं कि शिक्षक फ्रेंड आप सभी के लिए टॉपिक नया है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उम्दा जो है ये आपका टॉपिक है, पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप जाइएगा नहीं, आपको जो है पंचायत स्तर पर एनपीआरसी का निर्माण करता है, एनपीआरसी का गठन करता है। जी हां, आप समझिएगा इसके काम क्या है, एक प्राइमरी स्तर के लिए यानी अकादमिक लेवल के लिए और एक मैनेजमेंट लेवल के लिए, जो कि ये सारी चीज का गठन करता है। जी हाँ, आप सभी पर जिला प्रशिक्षण संस्थान जिसे डायट कहते हैं, जो जिला लेवल पर होता है, राज्य लेवल पर राज्य प्रशिक्षण संस्थान होता है, ब्लॉक स्तर पे आपका क्या होता है, ब्लॉक बीआरसी होती है और एनपीआरसी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका जो है 11 नंबर प्रश्न आपसे क्या जानना चाह रहा है। 11 नंबर प्रश्न आ जाइए जल्दी से, आप सभी कमेंट करिए, क्योंकि आज का देख लें, क्योंकि आप जैसे जोर लगाएंगे वैसा मेरा भी जोर होगा, ये बिल्कुल मानिएगा। मैं आपके लिए जब रात्रि को जैसे 9:30 बजते, मैं कल भी आपसे कहा था और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो क्लास को मिस कर रहा है, ये मिस कर रहा है, समझिए कि बिल्कुल जो है यानी वो कुछ अपने जीवन के अनमोल पलों को जो है, अनमोल पलों को छोड़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, विद्यालय के संदर्भ में नेतृत्व शैलियों कितने प्रकार की होती है, यानी नेतृत्व करने के जो तरीके होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आपके लिए प्रश्न है, आप सभी कभी शिक्षक बन के जाएंगे, आपके पास एक बेहतरीन विद्यालय होगा, उस विद्यालय में जाएंगे, आप शिक्षक के तौर पे जाएंगे, तो आपको बच्चों का नेतृत्व करना होगा। जरा सुनिएगा मेरे शिक्षक फ्रेंड, मजा आ जाएगा, समझ में भी आएगा। आप जरा समझिएगा, ये आपके विद्यालय प्रबंधन से आपके सवाल है, प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जरा नोट करिएगा कि विद्यालय के संदर्भ में नेतृत्व की शैलियों को कितने प्रकार में रखा गया है। सर जी हम तो अब बिल्कुल क्लास मिस नहीं कर सकते, चलिए
बिल्कुल नीलम जी, बिल्कुल नीलम जी, ये आपका प्यार आपको अवश्य, मैं आपके विश्वास और उम्मीद पे खरा उतरूंगा। और आइए आप बस मिस न करिए। चलिए, विद्यालय के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 होने वाला है, 3 होने वाला है। कौन से, मैं क्या बताना चाह रहा हूं जरा समझिएगा। जब आप कभी शिक्षक बनेंगे, यानी 2022 की बात कर रहा हूं, तो जाएंगे तो एक तो कुछ शिक्षक फ्रेंड ऐसे होंगे जो कि क्या कहेंगे, आंतरिक बात करेंगे, तानाशाह की तरह बात करेंगे, जैसे हमारा नॉर्थ कोरिया का शासक है। जरा सोचिए, वही प्रधान है, वही सब कुछ है। यानी ये कहा जाता है कि ऐसे नेतृत्व करने वाले शिक्षक होते हैं जहां पे शिक्षक प्रधान होता है, जिसे हम लोग सत्तावादी बात करते हैं, सत्तावादी बात करते हैं। यानी इस वाले सिस्टम में शिक्षक प्रधान होगा, शिक्षक के थ्रू होगा। और दूसरा जहां होता है जिसे हम लोकतांत्रिक बात करते हैं, लोकतांत्रिक बात करते हैं, तो याद रखिएगा, एक नेतृत्व करने का ये हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्या है, अहस्तक्षेपी, अहस्तक्षेपी होता है। यानी आप समझिएगा, यहां पर क्या होगा, शिक्षक प्रधान होगा, यहां पे शिक्षक बच्चे के काम करेगा, यानी दोनों का महत्व है, तो समझिएगा बात को। और यहां पर शिक्षक का कोई रोल नहीं है, जो है, जो प्रमुख है, बच्चा है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे घर में कोई बिगड़ल लड़का हो जाए और माँ बाप के कंट्रोल से बाहर हो जाए, उस पे बस नहीं चलता है, वो कौन से सिस्टम के अंतर्गत आता है, तो अहस्तक्षेपी में आता है, जिसमें आप समझते हैं जहां पे आपके पिताजी ही प्रधान होते हैं, यानी उनके आगे किसी का नहीं चलता, वो सत्तावादी नेतृत्व होता है। और जहां पे आपकी बात सुनी जाती है, पिताजी आपकी बातों का सम्मान करते हैं, घर वाले आपकी बातों का बिल्कुल अच्छे ढंग से लेते हैं, यानी आपकी सम्मान की जाती है, वो लोकतांत्रिक होता है। बिल्कुल, तो आप समझ गए होंगे कि 3 प्रकार की शैली बताई गई है। कितने प्रकार की बताई गई है? 3 प्रकार की बताई हो रही है। सर गलत हो जा रहा है, कोई बात नहीं रूपा जी, आप गलतियों से न घबराइए, आपको बड़ा एग्जाम अब फेस करना है, तो नए नए टॉपिक मिलेंगे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे देखते हैं साथियों। चलिए आइए आप सभी एक बार फिर जय जयकारा जोर लगाते हुए 12वें प्रश्न का जवाब दीजिए। 12वां प्रश्न क्या है? शिक्षा जी का बार बार आ रहा है कि सर रीजनिंग का भी आप क्लास, बिल्कुल बेटा, मैं आपके लिए जो जरूरतें आएगी, आपके मार्ग में जो कठिनाइयां पैदा होगी, मैं उन सभी को उखाड़ फेंकूंगा, चाहे वो कोई भी चीजें हो, आपके मैनेजमेंट से लेकर के आपकी क्लास से लेकर के, चाहे जो कुछ भी हो, मैं उसको आपको उखाड़ फेंकूंगा और आपके शिक्षक बना करके ही रुकूंगा। और आगे बढ़ते साथियों, क्या देखते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे आप बड़े प्यार से NCERT करते हैं, क्या कहते हैं, NCERT का नाम देते हैं। इस संस्था के द्वारा आपके लिए, आप भी एक स्टूडेंट है, छात्र उपयोगी कौन सा ऐप लॉन्च किया है? क्या जवाब आपका सेतु ऐप होगा? क्या जवाब आपका मित्र ऐप होने वाला है? क्या जवाब आपका ई पाठशाला होगा? और क्या जवाब आपका स्वयं प्रभा होगा? जी हाँ साथियों, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, आप सभी का क्या जवाब रहने वाला है? जल्दी से जवाब दीजिए। देख रहा हूं सुमन जी, पुष्पलता जी, सभी का जवाब आ चुका है। अब जरा सुनिएगा दोस्त, समझिएगा, मेरे शिक्षक फ्रेंड्स नोट करेंगे। NCERT यानी कौन से ऐप को लॉन्च किया? ई पाठशाला नामक ऐप को लॉन्च किया, जिसके थ्रू जो है, जिसकी मदद से हमारे जो बच्चे होते हैं, जो हमारे बालक होते हैं, यानी जो शिक्षार्थी होते हैं, इस ऐप के माध्यम से 1 to 12 तक NCERT के द्वारा जितनी पुस्तकें होती है, आप इस माध्यम पे, इस ऐप पे जाकर के पढ़ सकते हैं। वो भी इसकी खास क्या बात है, नोट करेंगे, आप जिस लैंग्वेज में चाहेंगे उस लैंग्वेज में आपको बुकें मिलेगी। चाहे आप हिंदी में जाइए तो हिंदी लैंग्वेज में भी बुकें मिलेगी, आपको उर्दू लैंग्वेज में भी मिलेगी, आपको अंग्रेजी के भी लैंग्वेज में मिलेगी। जी हाँ, ई पाठशाला NCERT के द्वारा बनाया
बनाया गया, लॉन्च किया गया एक ऐप है जिस पे आप क्या कर सकते हैं, इस ऐप में आप क्या कर सकते हैं, आपको कोई बुक ऑनलाइन पढ़नी है तो आप इस ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, आप इस ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपका जवाब क्या रहेगा? आपके अपने चाणक्य सर होंगे। जी हाँ, चलिए देखिए सर प्लीज रीड द क्वेश्चन पर। जी मैंने रीड किया था, चलिए एमडी जी मैंने रीड किया था और आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। चलिए फुल फॉर्म बता दीजिए सर। नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है ज्योति जी। देखिए हिंदी में फुल फॉर्म ही लिखा है बेटा, मैं नोट भी कर देता हूं। देखिए एन फॉर क्या होता है? राष्ट्रीय होता है जिसे नेशनल कहा जाता है। सी फॉर क्या होता है? काउंसिल होता है। ई फॉर एजुकेशन होता है बेटा, और आर से रिसर्च एंड ट्रेनिंग होती है। तो आप नोट कर लेंगे ज्योति जी, मैं लिख भी दूं नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात करता है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात करता है। तो आप लिखेंगे NCERT का फुल फॉर्म यही होता है। सर जी ये आपका हार्ड वर्क एक्सट्रीम को बहुत आगे लेके जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आप सभी शिक्षक बन जाइए और आप सभी को ही आपकी सफलता मुझे हमेशा आगे रखेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 13 नंबर प्रश्न पे आते हैं। जल्दी से 13 नंबर प्रश्न आपसे क्या जानना चाह रहा है, जल्दी से आइए। चलिए 30 नंबर प्रश्न पे आप सभी जवाब दीजिए। एक बार जोर लगाइए साथियों, आप आईपीएल देखना भूल जाइए क्योंकि आईपीएल जो है आपके काम का नहीं है। बता दीजिए मेरे शिक्षक फ्रेंड्स, कह दीजिए कि मेरे लिए आईपीएल जो है आपके अपने चाणक्य सर का जो कार्यक्रम चलता है 9:30 बजे, वही आपकी आईपीएल है, वही आपकी दुनिया है, वही आपका प्यार है। तो इस एटीट्यूड से जुड़ा करिए दोस्त। आइए आप सभी देखते हैं क्या जवाब दे रहे। सांस्कृतिक कार्यकलापों के अंतर्गत किन कार्यकलापों को शामिल किया जाता है? किन कार्यकलापों को शामिल किया जाता है? क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। सांस्कृतिक कार्यकलापों के अंतर्गत किन कार्यकलापों को हम शामिल करते हैं? क्या जवाब आपका सामाजिक और राष्ट्रीय त्योहार मनाना होता है? क्या आप लोक नृत्य करते हैं? क्या आप भ्रमण करना यानी जाते हैं? तो आपका जवाब देखिए क्या रहने वाला है। क्या आपने कभी भी, जरा सोचिए, आज आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, कल आप कभी स्टूडेंट भी रहे होंगे। कौन से प्राइमरी विद्यालय की बात करते हैं? तो आप 15 अगस्त जो है सेलिब्रेट किए होंगे, आप भी किए हैं, मैं भी करता हूं, आज के भी डेट में करते हैं। तो ये राष्ट्रीय त्योहार जो मनाया जाता है यह सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। आप जो है एनुअल फंक्शन किए होंगे, आप जो सेशन के एंड में आप एनुअल फंक्शन किए होंगे जिसमें आप जो है डांस में भाग लेते हैं, संगीत में भाग लेते हैं, अन्य तरह के कार्यक्रम में जो भाग लेते हैं वो आपके सांस्कृतिक क्रियाकलापों को दर्शाता है। और आप जब कभी स्कूल के तरफ से आप टूर पे भी गए होंगे, जी हाँ आप टूर पे भी गए होंगे, आप कभी शिक्षक बन के जाएंगे तो अपने छोटे जो आपके स्टूडेंट्स होंगे उन्हें आप जो है भ्रमण पे ले जाएंगे। तो ये सभी जितने भी कार्यक्रम होते हैं ये सांस्कृतिक क्रियाकलापों के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। तो आपका जवाब क्या रहेगा? डी रहेगा। जी आपका जवाब डी होने वाला है शिक्षक फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आइए आपके जो है 14 नंबर प्रश्न पे आ जाइए, 14 नंबर प्रश्न पे आ जाइए, जल्दी से जवाब दीजिए। 14 नंबर क्या कह रहा है? चलिए 14 नंबर का जवाब बताइए क्या रहने वाला है। विद्यालय का दर्पण किसे कहा जाता है? जी हाँ, विद्यालय का दर्पण किसे कहा जाता है?
क्या जवाब दैनंदिनी होगी, क्या जवाब हम आपके शिक्षक होंगे, और क्या आप जवाब छात्र को रखेंगे, और क्या जवाब के तौर पे आप स्कूल प्रांगण को रखने वाले हैं? तो जरा बताइए। खूब घूमेंगे सर? जी प्रतीक जी बिल्कुल, आगे आइएगा, आपको घूमने के लिए पैसा भी मिलेगा, आपके पास पैसे भी रहेंगे, तो घूमने में कोई कमी नहीं होगी। चलिए आगे से देखते हैं। 14th का भी जवाब आ रहा है। मोनिका जी, अनामिका जी, पुष्पलता जी का जवाब आ चुका है। जबकि आपने जवाब जो है ध्यान से सुनिएगा, मुझे भी पता है कि आपने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है। खैर कोई बात नहीं साथियों, मैं आपके लिए हूं। चलिए आप सुनिएगा, जरा समझिएगा। विद्यालय का दर्पण हम इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है डायरी। क्या कहा जाता है? डायरी। और आप सभी कभी आप जब आपके बच्चे यानी आपके प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो देखा होगा, या गवर्नमेंट स्कूल में भी आप जब जाएंगे तो आप एक बच्चों की डायरी प्रोवाइड देते हैं। उस डायरी में यानी फ्रंट पेज पे क्या होता है, जो स्कूल का लोगो होता है वो छपा होता है, स्कूल का जो कोटेशन होता है वो लिखा रहता है, और पूरे उसने आपने साल भर में क्या किया है वो पूरा कार्यक्रम लिखा रहता है। आपने बच्चों से जुड़ा हुआ क्या क्या कार्यक्रम किया है, कब समय पे कौन सा, पूरा डाटा उसमें मेंटेन रहता है। और जो डायरी होती है उसे दैनंदिनी कहते हैं। और वही विद्यालय का क्या होता है, दर्पण होता है। जी हाँ साथियों, विद्यालय का वही दर्पण होता है। तो आपका जवाब क्या रहेगा? ए फॉर आपके अमित सर होंगे। विवेक शर्मा जी कह रहे क्या बात है, आपका धन्यवाद है। चलिए कृतिका जी राधे राधे, कृतिका जी राधे राधे। जी बिंदु जी डायरी जवाब होने वाला है। और आपने लेट आया, और हम अपने देर से आने वाले साथियों को भी निवेदन भी करूंगा और वेलकम भी करूंगा, दोनों चीजें कहूंगा, क्योंकि रात्रि 9:30 बजे, जी हाँ साथियों, जब मैं सब कामों को छोड़ करके इतना वर्कलोड होने के बाद आपसे 9:30 बजे रूबरू होने के लिए बेचैन रहता हूं, तो आप सभी साथियों का भी एक धर्म बनता है कि आप सभी जुड़ना न भूले। चलिए 15 नंबर पे आते हैं, 15 नंबर पे आते हैं। जी हाँ चलिए जल्दी से 15 नंबर पे आते हैं, और देखिए 15 नंबर क्या कह रहा है आपसे। चलिए जवाब दीजिए। 15 नंबर बताइए। चलिए 15 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और आप सभी जवाब दे कि 15 नंबर का क्या जवाब होगा। कि जब एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? जी हाँ, टाइम नहीं पता था सर, सॉरी। चलिए लाडले कोई बात नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं। चलिए, और अपनों से सॉरी बोला भी नहीं जाता है। आप गलती करते रहे और मेरा जो है माफ करने का काम है। लेकिन ये भी कहता हूं कि जो भी आपके काम होते हैं उनको किनारे पे रखते हुए 9:30 बजे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न 15 नंबर क्या है कि जब एक विशिष्ट उद्दीपक का विशिष्ट अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाए तो क्या उसे हम कौन सा नाम देना पसंद करेंगे? क्या उद्दीपक अनुक्रिया संबंध होगा, और क्या उद्दीपक संबंध होगा, और क्या अनुक्रिया संबंध होगा, और उपयुक्त में से कोई नहीं होने वाला है। आइए साथियों, मैं आपको अलग तरीके से, नए तरीके से सिखाने का प्रयास करता हूं। चलिए, जैसा कि मैं आपके लिए स्टिमुलस का काम करता हूं, उद्दीपक का काम करता हूं, और अभी मैं आपसे नया नया हूं, आपके बीच में आया हूं। जिस दिन आपका हमारा रिलेशन बन जाएगा, यानी आप समझिएगा आपके अंदर एक बेचैनी आ जाएगी कि नहीं, मैं चाणक्य सर की एपिसोड को नहीं मिस कर सकता। तो यही समझ लीजिए, चाणक्य सर आपके उद्दीपक का काम करेंगे, और आप मेरे शिक्षक फ्रेंड मेरे लिए अनुक्रिया का काम करेंगे, रिस्पांस का काम करेंगे। तो जरा समझिए दोस्त, क्या समझ गए ना? यही सी को नाम क्या देते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कहा जाता है। जी हाँ, आई होप कि गाइज आप सभी समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे। और इसका जवाब क्या रहने वाला है? ए रहने वाला है, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध होने वाला है। और जल्दी से हमारे आपके बीच में, यकीन मानिएगा, कुछ हफ्तों के बाद आप हम
हमको भूल ही नहीं सकते हैं आपको, क्योंकि मैं आपके लिए उद्दीपक और आप मेरे लिए अनुक्रिया के दौर से आप दोनों गुजर रहे हैं, हम भी और आप भी। और यही थॉर्नडाइक ने कहा था। जी हाँ, थॉर्नडाइक का आपने पढ़ा भी होगा, बिल्ली पर इनका रिसर्च था। जी हाँ, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए आगे आते हैं जी। चलिए स्टिमुलस रिस्पांस रिलेशनशिप, जी हाँ जी। चलिए आगे देखते हैं और बढ़ते हैं, आते हैं 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आपका जवाब क्या रहता है आप सभी का। चलिए चलिए जल्दी से बताइए 16वें प्रश्न का जवाब क्या रहेगा। उर्मिला जी 15 पे बिल्कुल ए रहेगा। 16वें प्रश्न का जवाब दे। अच्छे शिक्षक के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? अच्छे शिक्षक का एक गुड गुड टीचर की जो है क्या गुण हो सकते हैं? जवाब दीजिए, जल्दी से आते हैं और जवाब क्या है पढ़ते हैं, ऑप्शन को समझते हैं कि ऑप्शन ए ने आपसे क्या जानना चाहा है। ऑप्शन ए ने ये कहा है कि गतिविधियों के निर्माण की क्षमता होनी चाहिए। जरा सुनिएगा, समझिएगा दोस्त, गतिविधियों के निर्माण की क्षमता होनी चाहिए। बी नंबर ने क्या कहा है कि स्पष्ट निर्देश और बच्चे की मानसिक क्षमता को पहचानने की भी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और सी क्या कह रहा है, निरंतर सीखने वाला और विषय वस्तु पर पर्याप्त ज्ञान हो। जी हाँ साथियों, सी नंबर पे बात करते हैं। जैसा कि मैं आपके बीच में जब कभी भी आता हूं, चाहे ऑफलाइन के माध्यम से चाहे ऑनलाइन के माध्यम से, जब आपसे कनेक्ट होता हूं तो मैं क्या करता हूं, उससे पहले एज ए मैं स्टूडेंट की तरह वर्क करता हूं, तब जाके आपके साथ एज ए टीचर जुड़ता हूं। तो याद रखिएगा, जब कभी मैं यानी एक अच्छा टीचर वही है जब वो पहले एक अच्छे स्टूडेंट की तरह काम करता है। यानी शिक्षक तभी बेहतर होगा जब वो पहले स्टूडेंट रहेगा। स्टूडेंट होने के फायदे क्या होंगे, वो निरंतर विषय वस्तु से जुड़ा रहेगा और जैसे जुड़ा रहेगा तो स्वाभाविक सी है कि उसे विषय वस्तु के प्रति ज्ञान बढ़ेगी। और आगे देखते हैं साथियों, बी ऑप्शन क्या कर रहा है। जी आप समझिए साथियों, मुझे अगर मानसिक क्षमता पहचानने की अगर मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है तो जरा सोचिए कि एक 5वीं क्लास का बच्चा है, उसको मैं 10वीं क्लास का मैथ दूं, गणित का प्रश्न हल करने के लिए दूं, तो ये कहां पॉसिबल है। तो जरा समझिए, मुझे मेंटल लेवल को भी एक अच्छे टीचर की क्वालिटी है कि सामने वाले यानी जो हमारे शिक्षार्थी है उनकी मानसिक क्षमता का भी पहचान करने की क्षमता हो और उसके अकॉर्डिंग ही वर्क किया जाए। और हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, गतिविधि यानी अलग अलग एक्टिविटी का भी निर्माण करने की क्षमता होनी चाहिए। तो जवाब आपका डी होने वाला है। जी हाँ, डी फॉर दिल्ली जवाब होने वाला है जी। और आगे बढ़ते हैं, आइए 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जल्दी से आप सभी साथियों से निवेदन है कि जेली यार ना भूलिए, क्योंकि मेहनत आपका जो अभी आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा पिछले प्लस में कि कार्य को आरंभ करना, जारी रखना और नियमित रूप से काम करना ही प्रेरणा कहलाता है। याद रखिए साथियों, तो आपने भी, मैंने जब इस कार्य को आरंभ किया है तो जारी भी रखूंगा और नियमित 9:30 बजे आपके सामने रूबरू रहूंगा। तो आप इसको आप भी क्या करिए, शेयर कर दीजिए। सेशन अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाना न भूले, जरूर से अपने दोस्तों के पास भी भेजते रहिए और ताकि उनका भी कल्याण हो सके। आगे बढ़ते हैं, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का मुख्य नियम कौन कौन सा है। जी पुष्पलता जी का जवाब आ चुका है, रूपा ने अपना कमेंट दे दिया है और जल्दी से आ गए हैं। जल्दी से देखते हैं इनका जवाब, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है, डी रहेगा, बिल्कुल डी रहेगा। थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे जो कि सही है। और आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए 80 नंबर प्रश्न पे आते हैं और 80 नंबर प्रश्न आपसे क्या जानना चाह रहा है, जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। चलिए 17 का डी, बिल्कुल 17 का डी होगा। और आगे आते हैं,
विद्यालय प्रबंधन की गुणवत्ता सुधार हेतु किन बातों का अनुसरण करना चाहिए? जल्दी से बताइए, किन बातों का अनुसरण करना चाहिए, किन बातों का पालन करना चाहिए? अगर आप स्कूल के मैनेजमेंट में सुधार चाहते हैं तो क्या क्या आपको करना होगा? यही सवाल आपसे पूछ रहा है, यही प्रश्न आपसे जानना चाह रहा है। तो जल्दी से आप बताइए क्या जवाब आपका रहेगा। जल्दी से साथियों आपने सभी जवाब दीजिए। क्या ऑप्शन ए को जरा पोस्टमार्टम करिए, शिक्षा का प्रजातांत्रिक दर्शन। अभी मैंने बताया आपको कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। और बाल केंद्रित क्या होता है? प्रजातांत्रिक होता है। प्रजातांत्रिक का अर्थ क्या होता है साथियों? प्रजातांत्रिक का अर्थ होता है कि जहां पे आपकी बात सुनी जाए। आपकी बार बार शिकायत रहती है गवर्नमेंट से कि वैकेंसी नहीं आ रही है, यानी आप समझिए आप लोकतंत्र में हैं, और जहां आपकी बातें न सुनी जाए आपको कितना तकलीफ होगा। तो हमारा जो है शिक्षा भी वैसा ही है जो बाल केंद्रित होने चाहिए। शिक्षक भी कैसे होने चाहिए? प्रजातांत्रिक नेतृत्व वाले होने चाहिए, तभी स्कूल मैनेजमेंट सही हो सकता है, एसएम आपका सही हो सकता है। और आगे देखिए, योग्यता और क्षमता के अनुरूप कार्य करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। जी हाँ साथियों, आपके पास क्षमता और योग्यता के ही अनुरूप कार्य करने की और अनुकूलन तथा स्थायित्व आना चाहिए। भी हाँ, अनुकूलन का मतलब क्या होता है? परिस्थितियों के अनुसार अपने आप का समायोजन करना। और जी हाँ, तो ये भी होता है। तो आपका जवाब क्या रहेगा? डी रहेगा मेरे शिक्षक फ्रेंड्स। आगे आते हैं, देखते हैं, जल्दी से बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं। चलिए जल्दी से 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 19 नंबर ने आपसे क्या जानना चाहा है? जल्दी से आइए। कथन क्या होता है? स्टेटमेंट क्या होता है? जरा स्टेटमेंट का आप सभी पोस्टमार्टम करें और जवाब आपका निकल के आएगा। जरा आप सोचिएगा, समझिएगा, तब कमेंट टाइप करिएगा। लेकिन आपको कमेंट टाइप ही करना है, क्योंकि आपका कमेंट आपकी एक्टिव को दर्शाता है कि आप एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। चलिए जल्दी से आते हैं। क्या है? प्रत्येक ऑप्शन को श्रोता वर्ग के समक्ष किसी कहानी की साक्षात। बिल्कुल, आप जरा सोचिए, क्या आप मेरे लिए श्रोता का काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, और मैं आपके सामने एक कहानी सुना रहा हूं। जल्दी से आइए। बिल्कुल, और यह स्टेटमेंट ही होता है, व्यक्तिगत रूप से मौखिक और दैहिक प्रस्तुति। जी हां, आप अपने से कुछ कहते हैं, या तो मौखिक कहिए या शारीरिक कहिए, यह भी स्टेटमेंट ही होता है। और जब आप कभी वर्णन करता, यानी एज ए मैं टीचर हूं और मैं आपके सामने इन सभी प्रश्नों का पोस्टमार्टम कर रहा हूं, लेकिन उसको डिस्क्रिप्टिव कर रहा हूं, वर्णन के साथ कर रहा हूं, और क्या इसमें आप मेरे लिए श्रोता का काम करें? क्या दोनों के बीच में रिलेशन है? आप कहेंगे कि जी गुरुजी, दोनों के बीच में रिलेशन है, और इसके माध्यम से क्या हो रहा है? मैं कहीं ना कोई कथन का ही प्रयोग कर रहा हूं। तो जी हां, ये कुल मिलाकर के आपका ऑप्शन ए, बी और सी तीनों कहीं ना कहीं कथन को दर्शाता है। तो आपका जवाब क्या रहेगा? डी रहने वाला है। और आज के लिए शिक्षक फ्रेंड्स इतना ही। कल पुनः रात्रि हम जो है आपसे 9:30 बजे, नोट करिए, समय को नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा नाराज हूं। नाराज इसलिए हूं कि आप सभी कल की तरह प्यार नहीं दिए। तो मैं कहूंगा कि जो लोग सुन रहे हैं, आप चाह रहे कि ये क्लास और बेहतर हो, और बेहतर हो, तो आप हमेशा कमेंट टाइप करना न भूले, स्टेटस लगाना न भूले, क्योंकि यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन होगा। तो आइए जी, क्या शिवांगी जी, क्या है, मेरे भाई और बहनों से कृपया है क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जी हां, क्योंकि देखिए आप जानते हैं, क्योंकि आपकी संख्या बल मुझे प्रेरित करती है कि मैं कल 9:30 बजे आपके बीच में आया हूं। और वीडियो के अंत में आप जरूर रिस्पॉन्स दे कि क्लास कैसी लगी। जी हां, क्लास कैसी लगी। प्लीज आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप वीडियो
तरफ पड़ी रहती है, तो उस पे अपना रिस्पॉन्स दे और उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा दोस्तों। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि आपको 30 में 29 दिलाने का, तो मैं उस वादे पे खरे उतरना चाहता हूं। तो एक छोटी सी प्रयास आप सभी के जीवन को सुधार सकती है। जी हाँ, चलिए जल्दी कल मिलेंगे रात्रि 9:30 बजे। तो आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरीके से आप मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत,